हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। जिस किसी ने भी मेरे साथ बैठ के शुरू से एंड तक की वीडियो देख ली गाइस, उसकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, आई गारंटी इट। ठीक है? क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर यूपीएससी के डिफेंस के पेपर्स में। जो ट्रेंड देखा गया अभी तक, वैसे अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन आज भी अभी भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है? जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं यूपीएससी सीडीएस के, इन सबको पता होगा। ठीक है? पहली बात ये पहली दूसरी बात ये, जो कोई भी सीडीएस सीएपीएफ या किसी डिफेंस एग्जाम एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो मेरी वीडियो देख सकता है शुरू से एंड तक। ठीक है? और तीसरी, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है? वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ताकि सारी अपडेटेड वीडियोस की और रिगार्डिंग किसी भी चीज से रिलेटेड आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें हम 1857 से होते हुए पूरा पार्टीशन तक पढ़ेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? फर्स्ट टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। देखो, इसके कंटेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है: हिंदू रिफॉर्म्स, मुस्लिम्स, पारसीज और सिख। इसलिए मैंने डिवाइड करा है ताकि लोगों को एक क्लियरिफिकेशन बनी रहे कि कैसे करना है। ठीक है? चलो, तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपका डॉक्टर राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था। जिन्होंने क्या बनाया था? ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में। और इन्हीं को फर्स्ट मॉडर्न मैन बोला जाता है और पोइनियर बोला जाता है सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मॉडर्न इंडिया में। ठीक है? और इनको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी, पर्शियन भी आती थी, अरेबिक भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, चाइनीज को बोलते हैं। ठीक है? इनको ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है? ओके। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, ठीक है, 1828 में। लेकिन उससे पहले एक और समाज बना था, जिसका नाम था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आत्मीय समाज। आत्मीय समाज उसके फाउंडर थे। और इनकी जो मुहिम थी वो थी प्योरीफाई करना हिंदुज्म को, और जो ईविल घुसा है। ईविल किन की बात हो रही है यहाँ? यही आपका सती प्रथा, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इस तरह की जो भी चीजें हैं, इन चीजों को ईविल बोलते थे। और ये बिलीव करते थे मोनोथीज्म, मतलब आइडल वर्शिप, मतलब देर इज नो, दे बिलीव इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, और एक गॉड है। मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है? और इन ही पब्लिश 1803 में इन्होंने एक पर्शियन तुम जनरल बोल सकते हो, जिसका नाम था तौफत अल मोहम्मदीन, जिसको अ गिफ्ट टू मोनोथीज भी बोला गया। इन्होंने मोनोथीज्म के कॉन्सेप्ट पे वो चीज लिखी थी, जिसमें कॉन्सेप्ट था मोनोथीज्म मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। ठीक है? ही फाउंड उपनिषद एज द बेसिस ऑफ ट्रू हिंदुज्म। उपनिषद को ये बेस मानते थे हिंदुज्म का। ठीक है? He start teaching upon many burning social issues of the time, including a widely prevalent practice of, देखो वही सती की बात आ गई। ठीक है? इनने सती प्रथा के खिलाफ बोलना शुरू करा था। इन्होंने इसका क्या बोलना, इसके खिलाफ बोलना शुरू करा था। और किसके सपोर्ट से? विलियम बेंटिंक, जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे। उसी टाइम 1829 में, ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है, एक एक्ट आता है। ठीक है? 1829 में वो एक्ट आता है जिसमें क्या बोला गया था कि सती प्रथा है उसको क्या कंडेम करा जाए। ठीक है? और रॉय ने मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया था। इसी चक्कर में उन्होंने वेदांता कॉलेज भी खोला था 1829 में। ठीक है? चलो, पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे उस टाइम के? ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू ब्रिंग पॉलिटिकल इश्यूज इन पब्लिक डिबेट। ठीक है? और इन्होंने 1814 में सबसे पहले आत्मीय समाज बनाया था। कई बार सभा से और ये रिफॉर्म मूवमेंट जितने भी थे, जितने भी इन जगहों के नाम थे, उनसे रिलेटेड एक क्रॉनिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाता है। तो उस क्रॉनिकल ऑर्डर को ना याद रखना। ठीक है? ठीक है? इन 1828 इट एनलार्ज एडिशन कॉल्ड द ब्रह्मो समाज। फिर इसी का आत्मीय सभा का एक एनलार्ज वर्जन बना, जिसको बोला गया ब्रह्मो सभा। ठीक है? बाद में उसको रीनेम कर दिया गया ब्रह्मो समाज। फिर रॉय जी की डेथ के बाद 1833 में ब्रह्मो समाज स्टार्टेड रीऑर्गेनाइज। ठीक है? और इनके टाइम धीरे धीरे ब्रह्मो समाज किस किसने ज्वाइन करा? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो एक बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर थे उस टाइम के। ठीक है? ठीक है? 1842 में उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। ओके? और 1843
उन्होंने ब्रह्मो कॉन्वेंट करके एक अपना स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस बताए थे मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए, कि ब्रह्मो समाज कैसे और हाउ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और एक ड्यूटी और एक कंडक्ट क्या होगा जो ब्रह्मो समाज के अंदर उसके मेंबर्स होंगे। ओके, चलो। फिर उसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन जी हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन जी ने ज्वाइन करा 1838 से 1884 तक इनका ये जिए, ठीक है। और इन्होंने समाज को 1858 में ज्वाइन करा था, ठीक है। और समाज की जो एक्टिविटीज थी बंगाल में, यूपी, पंजाब, मद्रास वाले एरिया में इन्होंने फैलाई थी। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केशव चंद्र सेन आइडियोलॉजी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। केशव चंद्र सेन रेडिकलाइज समाज बाय अटैकिंग कास्ट सिस्टम, ठीक है। इन्होंने राइट प्रमोटिंग विडो मैरिज, इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया था। बट एक रेडिकल डिफरेंस था देवेंद्रनाथ जी और इनकी आइडियोलॉजी में, तो इसी रेडिकल डिफरेंशिएशन की वजह से 1866 में होता है समाज वॉज फॉर्मली डिवाइडेड इनटू आदि ब्रह्मो समाज, फिर बन जाता है एक आदि ब्रह्मो समाज जिसको हेड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और एक बन जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसको हेड करते हैं केशव चंद्र सेन। ओके। फिर दूसरी मूवमेंट का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको हेनरी विवियन डेरोजियो, जो टीचर था हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक, उसने स्टार्ट करा था। उनके फॉलोअर्स को, जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, उनके फॉलोअर को डेरोजियंस बोला जाता था, ठीक है। द मूवमेंट अटैक ओल्ड ट्रेडिशन। देखो, जितने भी मूवमेंट्स हुए थे ना, सबका एक ही सार था, ओल्ड ट्रेडिशन पे अटैक करना, सती प्रथा के खिलाफ, इन फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो की रीमैरिज करवाना, इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स थे, सबका एम ही एक ही था। अलग अलग फॉर्म, अलग अलग एरियाज में चीजें शुरू हुई थी, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिशन एंड डिकेडिंग कस्टम, एडवोकेटिंग वुमेन राइट्स एंड एजुकेटिंग द पब्लिक। देखो, एजुकेशन देना चाहिए वुमेन्स को, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल क्वेश्चन, प्रेस पब्लिकेशंस के थ्रू ने चीजें कन्वे करी अपनी, ठीक है। दे कैरी ऑन पब्लिक एजुटेशन ऑन पब्लिक क्वेश्चन लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी, मतलब जो ट्रायल होने चाहिए किसी का, वो ज्यूरी जो कोर्ट में बैठते हैं उनके थ्रू होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए पीसेंट्स की, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करी यंग बंगाल के जो, ये उनकी फोटो है हेनरी विविन डेरोजियो को, ठीक है। इनका इसका ईयर याद कर लेना, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है आपका आर्य समाज, जिसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी 1824 से 1883 तक, ठीक है। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। 19th सेंचुरी में स्टार्ट करा था, वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट हुआ था लार्जली, जो हिंदी हिंदी हार्डलैंड एरिया है। फिर 1875 में दयानंद सरस्वती जी का जान लो, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसको बोलते हैं लाइट ऑफ ट्रूथ। और सेम ईयर इन्होंने बॉम्बे का आर्य समाज भी फाउंड करा था। लेकिन जो लाहौर आर्य समाज था इसको 1877 में स्टार्ट करा था, और जो आर्य समाज को फाउंड करा था ये करा गया था 1875 में, ये यार ईयर याद रखना, ठीक है। दयानंद और इसी के नाम पे जितने भी डीएवी कॉलेजेस है ना, ये सब उन्हीं के नाम पे पड़ा है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। दयानंद अपोज रिचुअल रिडन हिंदू रिलीजन एंड कॉल फॉर बेसिक इनटू द प्रीचिंग ऑफ वेदास, ओनली वेदास अलोंग विद देयर करेक्ट एनालिटिकल टूल्स, ठीक है। ये वेद को शास्त्र मानते थे, मतलब मेन जो हिंदू टीचिंग है, जैसे राजा राम मोहन राय उपनिषद को मानते थे, ऐसे इनका मानना था कि जो वेदों में जो चीजें लिखी हैं वो है मेन, ठीक है। और इन्होंने अटैक करा था पुराण को, पॉलिथिज्म को, अडल्ट्री, डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लासेस, जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके द्वारा डोमिनेशन करा जाता है, उस चीज को, ठीक है। और ही अडॉप्ट हिंदी फॉर टीचिंग आउट टू द मैसेज, एंड ही ऑल्सो अपोज चाइल्ड मैरिज। ओके। दयानंद जी की डेथ हो जाती है 1883 में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज दयानंद जी के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट टू रीयूनाइट समाज एंड एक्टिविटीज वाज फाउंडिंग। देखो, ताकि एकता बनी रहे, इसलिए एक ट्रस्ट फाउंड होता है जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट, जो लाहौर में होता है 1886 में। 1886 में दिस सोसाइटी ओपन द स्कूल, जिसको ओपन करते हैं लाला हंसराज, ठीक है। उसके प्रिंसिपल बनते हैं। और कुछ समाज लीडर्स लाइक मुंशी राम, जिसको बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना गया, गुरुदत्त, लखराम, उस एंग्लो वैदिक एजुकेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। फिर बाद में इन दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंशिएशन होते हैं, फिर बाद में बंटवारा हो जाता है। और इसको अपोज करने का रीजन क्या था, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, जो मुंशी राम जी थे, जिनको ये उनकी फोटो है, स्वामी श्रद्धानंद जी बोलते जिनको, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी, जो हरिद्वार में है अभी 1900 में, ठीक है। वो इस चीज को इसलिए अपोज करते थे, वो चाहते थे कि जो गुरुकुल प्रथा है वो मेंटेन रहे। लेकिन कहीं ना कहीं डीएवी जो ट्रस्ट था उसके अंडर क्या हो रहा था, आप एक इंग्लिश लैंग्वेज का अमेलगमेशन हो रहा था, मिक्सचर,
वेस्ट झलक रहा था, इसलिए वो चीज के खिलाफ थे। और वो चाहते थे, एक तबका चाहता था कि हम उसको सपोर्ट करें, इंग्लिश और वो सब मिक्स होना चाहिए, और एक चाहता था कि नहीं, हमें सिर्फ गुरुकुल प्रथा चाहिए। तो इस चीज में भी बंटवारा हो जाता है, ठीक है। Militant wing thought that the Dayanand words are sacrosanct and his message in Satya Prakash could not be questioned. While the moderate wing led by Hansraj and Lala Lajpat Rai और लाला हंसराज इसको मॉडरेट विंग को लीड कर रहे थे, ठीक है। वो पॉइंट आउट करते थे दयानंद एक रिफॉर्मर थे, वो कुछ साधु और ऋषि नहीं थे। ये वो जस्टिफिकेशन देते थे मुंशी राम जी लोगों को। इसी चीज के बेस पे बंटवारा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट घूमता रहता है, डीएवी मैनेजमेंट को कौन कौन सी सोसाइटी मैनेज करेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली 1893 में मुंशीराम ब्रोक हो जाते हैं, टूट तोड़ देते हैं, और मतलब उनसे अलग हो जाते हैं और गुरुकुल बेस्ड एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिर एक वो दूसरे पार्ट में डिवाइड, गुरु आर्य समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है आपका डीएवी ग्रुप और एक आ जाता है आपका गुरुकुल ग्रुप, जिसमें मुंशीराम और लखराम डिवोटेड हो जाते हैं टोटली वेद की टीचिंग्स के लिए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आर्य कन्या पाठशाला बनाते हैं जलंधर में, ठीक है। फिर 1902 में ही मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी एस्टेब्लिश करते हैं हरिद्वार में, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Two wings of the Arya Samaj, DAV wing and the Gurukul wing, had differences on the question of education. Questions of education were differences, but were united on political and social issues. पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे वो सेम थे, बट जो एजुकेशन इश्यूज थे उसमें उनके डिफरेंसेस थे, इसलिए वो अलग हो गए, समझे। आर्य समाज एज होल अपोज कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वही बात है, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसको हम बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट में क्या था बेसिकली, जो जो हिंदू भाई बहन मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे बाय फोर्सफुली, है जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था और उनकी घर वापसी करवाई थी शुद्धि मूवमेंट के थ्रू। और कई सारे हिंदू हिंदू भाई बहन उसमें वापस भी हुए थे, मतलब अपने रिलीजन में वापस आए थे, ठीक है। 1890s में आर्य समाज ने काउस की स्लॉटर पे इशू उठाया था, जिसको गौ रक्षणी सभा भी बनाया था उन्होंने, प्रोटेक्शन सोसाइटी फॉर द वुमेन्स, ठीक है। और आर्य समाज लेड अ प्रोलॉन्ग मूवमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड एडवोकेटेड डिल्यूजन ऑफ कास्ट डिक्शन, मतलब कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते थे, वो वेद की टीचिंग पे चलते थे। शुद्धि मूवमेंट, इसका मतलब था द रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज हु हैड वंस बीन विलिंगली फोर्सफुली कन्वर्ट, वही जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। इसका मतलब वही है बेसिकली, समझे। नेक्स्ट आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, जो एक मैसेज लेके गए थे स्पिरिचुअलिज्म का अमेरिका और यूरोप में 1893 के टाइम पे। फिर उन्होंने ही रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी, जो उनके गुरु थे। सॉरी, ठीक है, 1897 में मठ की बेलोर में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इनका भी वही आइडियोलॉजी थी कि कास्ट कास्ट को नहीं मानना, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, अंधविश्वास सुपरस्टिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट आउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हिंदूज ड्यू टू देयर इग्नोरेंस व्हिच वाज हेल्ड बाय देयर बीइंग अ सब्जेक्ट रेस। और इन्होंने ही हिंदू स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को बहुत आगे ले गए थे वेस्ट में, जब इन्होंने शिकागो में खड़े होके जो इंटरनेशनल रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें उन्होंने स्पीच दी थी, जिसमें इनका बहुत सम्मान हुआ था और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। He believed that India had to learn work on ethics, forms of organization, technological advances from the West, ठीक है। फिर आता है आपका प्रार्थना समाज, जिसको आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में बॉम्बे में स्टार्ट करा था, ठीक है। और रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुइज्म का, ठीक है। जस्टिस एम जी रांडे और आर जी भंडारकर ने इसको 1870 में ज्वाइन करा। एम जी रांडे ने एम जी रांडे जो थे वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी चलाते थे। कुछ सेवरल मेंबर जो थे प्रार्थना समाज के, वो एक्टिव थे परमहंस मंडली में, वो भी एक मिशन ही था, एक तरीके से मूवमेंट ही थी। वही समाज क्या डिनाउंस करता था, आइडेंटिटी प्रीस्टली डोमिनेशन, कास्ट रिजिडिटी, ठीक है, और प्रेफर्ड करता था मोनोथीज्म। वो कॉन्सेंट्रेट करते थे किसमें, इंटर डाइनिंग, मतलब इंटर इंटर मैरिज, इंटर डाइनिंग, विडो मैरिज, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस क्लासेस का। अपार्ट फ्रॉम हिंदू सेक्ट इट ऑल्सो ड्रू अपॉन क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, sought truth in all religion, drew inspiration from the Maratha Bhakti saint of the middle period. Ramdev sought to establish the concept of compassionate to God, समझ रहे हो। ये है एमजी राम जी की फोटो। फिर आते हैं आपके परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट था 19th सेंचुरी में, ठीक है। वेस्ट इंडिया की साइड में, हम वेस्ट इंडिया में आ गए, जिसमें जो जो इसके फाउंडर मेंबर्स थे वो थे के टी तिलंग, वी एन मंडलिक, आर जी भंडारकर, ठीक है। और देयर वर सम हु लेड टू डायरेक्ट अटैक ऑन सोशल इविल लाइक कास्ट सिस्टम, एनकरेज विडो रीमैरिज,
करसनदास मुलजी, दोबुआ पांडुरंग इन्होंने अपना खुद का मानव धर्म सभा भी बनाई थी 1844 में। और परमहंसली मंडली बनाई गई थी 1849 में। और मंडली की जो एक्टिविटी थी वो सीक्रेटली ऑपरेट होती थी। ठीक है। और इन्होंने प्लान दी थी कि भाई जितनी भी कास्ट रिस्ट्रिक्शन है, कास्ट सिस्टम है, उसको क्या कर देंगे हम, अबेंडन कर देंगे, त्याग देंगे। और हल्की हल्की मंडली डिक्लाइन होने लग गई। ठीक है, क्योंकि मेंबर उसके सीक्रेसी खोने लग गए थे। समझे। फिर आता आपका फ्रेम है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन वही, कौन सा, जिसको किसने बनवाया था, जिसको बनवाया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। और किसके अंदर चली थी, गंगाधर चटर्जी, जिसको स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोला जाता था। ठीक है, ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। अमंग इज इम्पोर्टेंट डिसाइपल नरेंद्र नाथ, जो स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम था, उन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु एक्सेप्ट कर लिया था 1885 में। और उसका इसी का मैसेज वो कहाँ, अमेरिका यूरोप गए थे एक्सप्रेस करने कई जगहों के थ्रू। 1897 में वेल्लोर में मठ स्टैब्लिश कर देते हैं रामकृष्ण मिशन का। ये देखो इसकी फोटो है। वही, वो अपोज करते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सुफिशिएंट, मैंने आपको पहले बता ही चुका है। ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे आपके मैडम एस ट्रिपल की, कर्नल MS। ठीक है, और बाद में इसको ज्वाइन करती है एनी बेसेंट। 1882 में ये अपना हेडक्वार्टर, 75 में बना था ये, 82 में ये अपना हेडक्वार्टर इंडिया शिफ्ट कर रहा था अडेयर में, कहाँ, जो तमिलनाडु में है। ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ये वो देते थे कि हम सारे भाई बहन हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ एंशियंट रिलीजन फिलोसफी, इसके पे बहुत जोर दिया जाता था। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। पोटेंशियल ऑफ लाइफ मैटर्स कॉल्ड ऑक्टलिज्म। मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिलीव दैट द स्पेशल रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन पर्सन सोल, मतलब वही पर्सनल सोल गॉड से आपका 1 to 1 एक रिलेशन होता है। ठीक है। और ये बिलीव करते थे री इनकारनेशन, मतलब जो अवतारवाद होता है ना, जिसमें कि भगवान अवतार लेंगे उस पे। और कर्मा, कर्मा पे बिलीव करते थे कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप जियो, भुगतोगे। उपनिषद, सांख्य सांख्य योग, वेदांत स्कूल थॉट, इन चीजों पे सब यकीन करते थे। ठीक है। और जब ऑकल्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद एनी बेसन को चूज करा गया था प्रेसिडेंट, जिन्होंने बाद में जाके होम रूल लीग भी बनाई थी। सोसाइटी अंडर बीसेन कॉन्सेंट्रेटेड द रिवाइवलिज्म। एंशियंट इंडिया आइडिया जो थे हिंदू धर्म के, उस पर वो ज्यादा ध्यान देती थी। और उन्होंने ही फिर सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आज हम BHU के नाम से जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1898 में उन्होंने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है। और बाद में जो इसको फाउंड करा गया था, डेवलप करा गया था BHU को, वो मदन मोहन मालवीय द्वारा करा गया था। ये उनकी फोटो, अभी जाना BHU हमने। फिर आता है आपका फ्रेम है सत्य शोधक समाज, जिसको ज्योतिबा फूले, ये ज्योतिबा फूले है, महाराष्ट्र में 1873 में स्टार्ट करा गया था लोअर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट को सेव करने के लिए, किससे, ब्राह्मण से। ठीक है। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकें गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में कर रखा है। ये दो बुक्स नाम याद रखना, बहुत बार, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार। गुलामगिरी किसने लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म किसने लिखी। ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोअर कास्ट का, ठीक है, उस उनको सेव करने के लिए समाज स्टार्ट करा गया था, सत्यशोधक समाज। फिर आते हैं आपके डी, और इन्हीं की वाइफ का नाम था, ये जो स्पीच है इनका नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है। फिर आते हैं आपके DK कयरवे। ही टुक अप द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज इन मद्रास वर्सलिंगम पंटलू, मेड हरक्यूलिन एफर्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। प्रोफेसर कर्वे ओपन अ विडो होम, इन्होंने विडो होम स्टार्ट करा था 1899 में। ही सेट अप द इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे 1916। BM मालारी मालबारी, क्रूशेट थे ये अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के। क्रूशेट मतलब एक रक्षक होता है, समझ लो, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। इनके एफर्ट बहुत ज्यादा थे, और इन्हीं के टाइम पे, BM मलबारी के टाइम पे एज ऑफ कंसेंट बिल आया था 1891 का। ये है BM मलबारी। और ये DK खारवे, याद रखना। फिर आती है आपकी जस्टिस मूवमेंट, जो स्टार्ट करी गई थी 1915 में, CN मुंडीलर, TM नायर, P तैयाराजा चेट्टी द्वारा मद्रास में। ये वही ब्राह्मण्स के खिलाफ थे, उनके डोमिनेशन के। ठीक है। इजावा मूवमेंट, जिसको लॉन्च करा था श्री गुरु नारायण ने, नारायण गुरु जी ने, ये है उनकी फोटो, अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, अगेंस्ट द ब्राह्मण, जो इजावा में जो ब्राह्मण थे उनके डोमिनेशन के लिए, केरला वाले एरिया में। इन्होंने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, और कौन से, वन कास्ट और वन रिलीजन लिख के, वन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, यानी कॉन्सेप्ट था ना, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, श्री नारायण गुरु। हिज डिसाइपल, जो इनके डिसाइपल थे अयप्पन, वो लेके आए नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड फॉर मैनकाइंड। समझे। फिर आ जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको EV रामस्वामी नेक्कर जी ने दोबारा स्टार्ट करा गया था 1925 में। ये है देखो, परियार EVR जी।
ठीक है। इनका भी वही ब्राह्मणिकल रिलीजन और उसके खिलाफ जो इनका विद्रोह था। ठीक है, इन्होंने एंटी लिकर मूवमेंट जो वाईकॉम सत्याग्रह भी बोलते हैं 1924 में, उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। दो एम थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के: डिमांडिंग द सेंशन ऑफ मोर कंसेशन प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्राह्मण टू सरपास द ब्राह्मण्स एंड एजुकेशन सोशल स्टेटस, अचीविंग स्वयं मर्यादा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव करना है हमें, इसलिए इसका नाम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। और इन्होंने अटैक करा था लॉ ऑफ मनु, जो मनुस्क्रिप्ट थी। ठीक है। और ही फाउंडेड तमिल जर्नल लाइक कुडियारसु, पुरातची, विद्या थलाई टू प्रोपोगेटेड आइडियाज। फिर 1938 में तमिलनाडु वुमेन कॉन्फ्रेंस अप्रिशिएट करती है, और ईवीआर, ईवीआर जी को क्या टाइटल दे देती है? परियार का। उनको मिला नहीं था, ये टाइटल दिया गया था 1938 में, किसके द्वारा? वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा, तमिलनाडु। फिर अब आता है मुस्लिम मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसके जो एक तरीके से जो इसको मेन जो लीड कर रहे थे वो थे आपके सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो थे वो मेन थे, वो लीड कर रहे थे, जहां तक है इसका सारा हिसाब इनका। ओके। तो जो इसको जो लीड कर रहे थे, उसके बाद उसको जो लीड कर रहे थे वो थे आपके मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स में आपके सैयद अहमद खान। A sense of loss of power among educated and elite Muslims of India. This happened because of ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था मुगल से ब्रिटिश में। तो जो उसको मुस्लिम रिफॉर्म्स को लीड कर रहे थे वो थे सैयद अहमद खान। और रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्शियंस को रिप्लेस करा जा रहा था। मुगल से ब्रिटिश का टाइम स्टार्ट हो रहा था। पहले ब्रिटिशर से पहले जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो कौन सी थी? वो पर्शियन थी। और बाद में इंग्लिश आ गई। इसी चीज को लेके इनकी बहस थी। ठीक है। और पीसेंट जो, और सेम वही इनके भी यही रीजंस थे। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप तक घुस गए थे ना ये लोग, बहुत डीप तक घुस गए थे ये लोग, तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती थी। समझ रहे हो? तो इसमें जो इन इस मुस्लिम मूवमेंट्स में जो सबसे पहली मूवमेंट्स हुई थी वो आपकी थी फर्जी मूवमेंट, जिसको 19th सेंचुरी में बंगाल में स्टार्ट करा था, जिसमें इनका था कि प्योर इस्लाम को रिटर्न लेके आओ। तो इसको ये किसकी टीचिंग पे? साई वहीउल्लाह जो दिल्ली के थे, उनके टीचिंग पे पूरी मूवमेंट चल रही थी। और इसके फाउंडिंग लीडर कौन थे? फर्जी शरीयतुल्लाह उल्लाह जी ने। ठीक है, कि इस्लाम की ड्यूटीज और जो अब इनका जो अपना तरीका है उस चीज को वापस लेके आओ। अरोज अमंग मुस्लिम्स ऑफ बंगाल वाज अ तहरीक मोहम्मद आई अंडर द लीडरशिप तीतू मीर। इसको तीतू मीर मूवमेंट भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है। और वो जिसको इनिशिएट किसने करा था? सैयद अहमद बहरवी ने इस मूवमेंट को लेके आए थे कि भाई पांच जो प्योरिटी हमारी वो वापस लेके आओ। आप पर्शियन हटा रहे हो। ठीक है, हमारी जो हमारे वंशज थे, मतलब इन दैट सेंस, तो इस चीज से इनको लग रहा था कि ये क्या होते हैं, इम्प्योर हो रहे हैं, इसलिए मुस्लिम्स ने मूवमेंट स्टार्ट करी थी। फिर इसी रेंज में एक वहाबी मूवमेंट लेके आए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो मुस्लिम्स को थ्रेट था, डर था कि कहीं हमारी जो प्योरिटी है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है। इन्होंने रेसिस्ट करा था इंग्लिश एजुकेशन को। ठीक है। और इसी के साथ 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था हरिजन्स के लिए, और अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था। और इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय सैयद अहमद, याद रखना, सैयद अहमद जो रायबरेली के यूपी के थे, उनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी। और वहाबी मूवमेंट का एम क्या था? प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, रिटर्न टू द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, वापस वही बात आ जाती है। और इंडिया द वहाबीज डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू रिलीजियस रिफॉर्म्स ओनली, rather they aim the replacement of British rule by the rule of the true believers। समझ रहे हो? फिर इसी में एक बहुत फेमस लीडर आते हैं जिनका नाम था सैयद अहमद खान। ये एक एलीट या इंटेलिजेंसिया क्लास थे जो पढ़े लिखे थे। तो इनका एक तरीके से कम्युनिकेटर भी थे, ब्रिज थे ब्रिटिशर्स और मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में। तो जो कुछ भी तो कई बार इंग्लिश इनको बोलते थे कि ऐसा करो, कई बार ये बोलते, तो ये मतलब एक तरीके से कम्युनिकेटर थे। ठीक है। ही प्रोपोगेट द मॉडर्न एजुकेशन, कि भाई मुस्लिम्स को पढ़ना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ही पॉइंट आउट दैट देयर वाज नो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कुरान एंड नेचुरल साइंस। इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था अलीगढ़ में 1875 में, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आते हैं। ये नाम याद रखना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसमें आप मुस्लिम्स प्लस एक वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ोगे, जिसको आज हम एएमयू के नाम से जानते हैं। At the elementary level, students follow the standard government curriculum in carefully constructed Islamic environment. फिर 1878 में the college classes were also started and non-Muslim were also enrolled। फिर 1886 में क्या होता है? सैयद अहमद खान एक क्या बनाते हैं? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। तो जो सबसे पहले जो ग्रेजुएट बैच था 1882 से 1902 का, उसमें कितने बच्चे थे? 220 बच्चे थे।
जो मुस्लिम ग्रेजुएट्स हुए थे अलीगढ़ से। फिर एक देवबंद स्कूल आता है जिसमें कट्टर ऑर्थोडॉक्स जैसे उनको बोलते हैं, जो प्रॉपर अपने रिलीजन को बिल्कुल हार्डकोर फॉलोअर होते हैं मुस्लिम्स में, ठीक है। उनका एक ग्रुप आता है जिसमें ये होता है कि टू प्रोपोगेट करना है हमें मुस्लिम्स को प्योर टीचिंग को, कुरान की, हदीस की, ठीक है। और हमें जिहाद करना है फॉरेन रूलर्स के, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ। और न्यू देवबंद लीडर जो थे महमूद उल हसन, वो इसको लीड कर रहे थे, समझे। फिर आती है आपकी अहमदिया मूवमेंट, जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादिया ने स्टार्ट करा था, हु बिगेन हिज वर्क एज अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम अगेंस्ट द वॉल्यूम्स ऑफ आर्य समाज और क्रिश्चियन मिशनरीज के, ठीक है। फिर 1889 में ही क्लेम टू बी अ मसीहा, ठीक है। वही मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट हुए कृष्ण, वो अपने आप को मसीहा डिक्लेयर करने लग गए, ठीक है। मोहम्मदिया मूवमेंट बेस्ड इटसेल्फ लाइक अ ब्रह्मो समाज, कि भाई यूनिवर्सल रिलीजन लेके आना है, ऑल ह्यूमैनिटी। गुलाम मोहम्मद अहमद वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड वेस्टर्न लिबरलिज्म, ठीक है। Ahmadiyas also oppose jihad और sacred war against non-Muslim and stress relations among all people, मतलब वो जिहाद के खिलाफ थे, उनके वो लिबरल थे थोड़े, जो अहमदिया थे। बस इतना फर्क है वहाबी और अहमदिया में। फिर एक और मूवमेंट आती अरहर मूवमेंट, जिसको 1910 में मौलाना मोहम्मद अली हकीम, अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खर, मजहरुल हक ने स्टार्ट करा था, ठीक है। और इन्होंने अपोज करा था लॉयलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द अलीगढ़ movement by modern ideas of self government. Its members advocated active participation in the nationalist movement, okay। अब हम पढ़ेंगे पारसी रिफॉर्म्स के बारे में। पारसीज में जो सबसे पहले आई थी, उसके पारसी रिफॉर्म रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसको फाउंड करा था बॉम्बे में, किसने, फिरदौजी नौरोजी ने, एस एस बंगाली ने 1851 में, जिसको विद फंड प्रोवाइडेड, जिसको के एन कामा ने फंड करा था। और फिरदौजी नौरोजी इसके प्रेसिडेंट बने थे, एस एस बंगाली इसके सेक्रेटरी थे। फिर 1840 में फिरदौजी एडिट करते हैं अपना खुद का जर्नल, जिसका नाम था फामे फमसीद, फामे फमसीद। ये जोरस्थ्रिज्म जो ईरान से आए थे, वहां का रिलीजन था, पारसी लोगों को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रतन टाटा पारसी हैं। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ पैम्पलेट्स, जिस अपनी, ठीक है। और बुक का नाम था तहरीक फरतस, 1850। ऑल दिस इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशो रिलीजियस मूवमेंट डिजाइन टू कोडिफाई द जोरोस्ट्रियन रिलीजन एंड रिशेप पारसी सोशल लाइफ, समझे। 1851 में स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटेड, जिसको रहनुमाई मध्यासन सभा पारसी रिफॉर्म सोसाइटी बोलते थे, याद रखना ये नाम। फिर 1850 में बंगाल बंगाल में एक पब्लिशिंग, जिस जगत मित्र और जगत प्रेमी करके 1851 में एक जर्नल स्टार्ट हुआ था। और द सभा जर्नल, जिसको रश्त गुफ्तार बोला गया, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्त गुफ्तार, रश्त गुफ्तार एंड सत्य प्रकाश, याद रखना गाइस, समझे प्लीज। निरंकारी, फिर अभी हम आगे सिख रिफॉर्म्स में, जिसमें बाबा दयाल दास जी ने फाउंड करा था इस प्योरिफिकेशन रूटीन, सिखिज्म में वापस लेके आओ, गॉड और जो निरंकार फॉर्मलेस है उस पे यकीन करो, आपको नॉन वेज नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, चिटिंग नहीं करनी, दारू नहीं पीनी, इस तरह की जो भी चीजें थी, ये निरंकारीज लेके आए थे, जिसको हम निरंकारी के। फिर एक थे नामधारीज, इसको राम सिंह ने स्टार्ट करा था 1857 में। फिर 1841 में ये डिसाइपल बन गए थे बालक सिंह के, जिन्होंने कूका मूवमेंट स्टार्ट करी थी, समझे। फिर आती है आपकी सिंह सभा, सिखिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए सिख सभा लेके आए थे, जिसको लेड कर रहे थे ठाकुर सिंह संधवालिया, ज्ञानी ज्ञान सिंह। इन्होंने सिंह सभा बनाई थी अमृतसर में अक्टूबर 1873 में। और जिसको ऑब्जेक्टिव किया था सभा का, टू रिस्टोर द सिखिज्म टू द प्रिस्टीन प्योरिटी एंड टू पब्लिश हिस्टोरिकल रिलीजियस बुक्स एंड पीरियोडिकल प्रोपोगेट नॉलेज सिंह पंजाबी टू रिटर्न सिख, समझे, अपने फेथ की तरफ वापस जाना। आफ्टर अ while the Singh Sabhas were overwhelmed by organizations such as खालसा दीवानी, जिसको ओवरवेलम बाद में ओवरवेलम हो गई थी, ठीक है। फिर कुछ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, ठीक है, जिसमें आपका 1920 में से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना जरूरी है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 से 59 वॉज अ वाइड स्प्रेड, ये आपको पता है, ठीक है। रिवॉल्ट का मेन रीजन क्या था, देखो पहले तो ये बताता हूँ, रिवॉल्ट और म्यूटनी में डिफरेंस होता है। रिवॉल्ट जो स्टार्ट करा जाता है वो सोल्जर द्वारा, पब्लिक द्वारा स्टार्ट करा जाता है। और म्यूटनी जो होती है वो सोल्जर द्वारा स्टार्ट करी जाती है। म्यूटनी कन्वर्ट हो जाती है रिवॉल्ट में, जिसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होता है। और एक किसके खिलाफ हुई थी, ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो रिवॉल्ट एज अ म्यूटनी स्टार्ट हुआ था, बाद में वो रिवॉल्ट बन गया था। तो जो सेवरल द रिवॉल्ट नोन बाय सेवरल नेम, जिसमें स्पर्म म्यूटनी जिसको ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोलते हैं, इंडियन म्यूटनी, द ग्रेट रिबिलियन जिसको इंडियन हिस्टोरियंस बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ, ये क्रिटिकली एग्जामिन हो रहा है, ठीक है, क्रिटिकली अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेशन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको वीडी सावरकर जी ने बोला है,
ठीक है। कॉजेज क्या थे, कॉजेज जान लो, एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। ठीक है, पहला कॉज आपका क्या था, पहला जिसमें आपका कॉज आता है वो आता है आपका पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज क्या था, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट वर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डायरेक्ट नेक्सेशन, मतलब जिनका नेचुरल बेबी नहीं होगा, सन होगा, तो उसको हम एनेक्स कर लेंगे इस तरीके से। जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने एक अडॉप्ट, वो टाइम ही ऐसा था कि उसमें सबके साथ ऐसा हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अडॉप्टेड सन करा क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर सतारा हल्के हल्के अनेक्ट करा गया, झांसी, ठीक है, डॉक्टर अनलेस की तरफ, फिर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, सबको हल्के हल्के एनेक्स कर लिया गया। फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध जब हुआ ना लॉर्ड ऑफ डोलोसी द्वारा, ठीक है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि भाई मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर रिवोल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सोल्जर थे वो कहाँ से थे, वो अवध एरिया से थे। अगर ये इंडिया है ना गाइस, ठीक है, ठीक है, इस इंडिया के पूरे इस वाले एरिया में ना, ये पूरा अवध वाला एरिया था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं से थी। डॉक्टर ऑफ लेप्सी क्या थी, डॉक्टर ऑफ लेप्सी ये था जिसको डॉलर्स ने स्टार्ट करा था 1840s में। ठीक है, इसमें यही था कि एक टेक्निक थी हल्के हल्के, बेसिकली इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोमोटिंग अ हिंदू रूलर विदाउट अ नेचुरल, मतलब नेचुरल हायर कोई नहीं है, मतलब खुद का बच्चा कोई नहीं है, ठीक है, आप सक्सेसर नहीं रख सकते, और अगर आप रखोगे तो हम उसको एनेक्स कर लेंगे। और दोज प्रॉब्लम एडेड द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ ब्राह्मण्स, मेनी ऑफ वम हैड बीन किक आउट ऑफ देयर रेवेन्यूज और हैड लॉस्ट लिक्विडिटी पोजीशन, बस वही बात है। सोशल रिलीजियस कॉज क्या था, वेस्टर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत तेजी से। जिसमें फिर क्या होता है ना, आप किसी सोसाइटी में अगर ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं तो वो विद्रोह करते हैं। वो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ज्यादा घुस रहे थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में। ठीक है, अबॉलिशन प्रैक्टिस लाइक सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक तरीके से चीजें अच्छी कर रहे थे, बट उस टाइम की सोसाइटी मानती थी कि हमारी चीजों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इस मामले में बोल रहा हूँ अच्छा कर रहे थे। ठीक है, वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन ला रहे थे जो सीधा चैलेंज कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी थी। फिर इकोनॉमिक कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज में तुम्हें पता है रेवेन्यू और ये सेटलमेंट जितनी भी आई थी इतनी एक्सप्लॉइट करती थी सोसाइटी को, क्या ही कहना। इन रूरल एरियाज पीस एंड जमींदार वर एंगर बाय द हैवी टैक्सेस ऑन लैंड एंड स्ट्रिक्ट मेथड रेवेन्यू कलेक्ट फॉलो बाय द कंपनी। जैसे एक सनसेट लॉ होता था कि सूरज ढलने से पहले आपको लॉ देना ही देना, मतलब कर देना ही देना है, हमें नहीं पता चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हैवी हैवी रेवेन्यू डिमांड थी, लोन्स मनी लेंडर से ले रखे थे, तो हर जगह से ना लोग पिस रहे थे। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था ना इंग्लैंड में, तो एक ना क्या होता, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की क्या हो गई थी, डिमांड हो गई, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो दब गई थी। इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनका क्या हो गया था, दमन हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, तो सारा हैंडीक्राफ्ट जो भी था सब, ठीक है, वहां बनता था और वहां से इंडिया में आके बिकता था। तो यहाँ की जो लोकल टेक्सटाइल थी उन सब पे हमला कर रखा था, मतलब वो एक्सप्लॉइट हो गई थी, दूसरा रेवेन्यू की वजह से लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, पीसेंट जितने भी थे, देख रहे फोटो क्या हाल है लोगों का। तो ये रीजंस थे। फिर मिलिट्री कॉज में ये हुआ कि भाई साहब एक ना 1856 में लॉर्ड कनिंग जो था उस टाइम का वॉइस राय बन गया था, वो गवर्नर जनरल वॉइस राय, उसने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आया जिसमें बोला था कि जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी, पूरी धरती में जहां भी ब्रिटिश लैंड है वहां आपको सर्व करना है। और उस टाइम सोसाइटी में टैबू था समुद्र पार करना, ऐसा मानते थे कि अगर कोई इंसान समुद्र पार कर रहा है तो उसके क्या उस पे क्या इम्प्योरिटी, मतलब वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 87 बिगेन एज अ स्पाई म्यूटनी। ठीक है, मोर देन 87% ब्रिटिश ट्रूप्स थे इंडियन आर्मी, उस टाइम की जो आर्मी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी में। और बाकी जितने भी थे ना 12-15%, वो सब जितने भी थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। और वो इन्फीरियरिटी, मतलब तुम बोल सकते हो रेसिस्ट, एक इन्फीरियर कॉन्फ्लिक्ट शो करते थे कि भाई साहब हम गोरे तुम काले, इस तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉर्ड कनिंग के बारे में जान लो। ठीक है, म्यूटनी के टाइम पे यही महाराजा हमारे क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, फर्स्ट वायसराय बने थे क्योंकि उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। फिर जब म्यूटनी हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसको नल एंड वाइट कर दिया। ठीक है, और इनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से कौन से टाइम पे था, समझे। तो इनके टाइम में जो इवेंट्स हुए थे, म्यूटनी ऑफ 1857 विच वाज एबल टू सप्रेस सक्सेसफुली पासिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब ये होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सारे पोर्टफोलियोज होते हैं। ठीक है, ये उस टाइम लॉन्च हुआ था। डॉक्टर ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर दिया गया था 1858 में। को सीपीसी आईपीसी जो होता है ये सब इन्हीं के टाइम पे आया था। ठीक है, इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज था वॉर का, जो 1857 वाली लड़ाई हुई थी, ग्रीस। मतलब ऐसा माना जाता था कि जो ये सोल्जर्स के पास ये जो गोली होती थी ना, इसमें जो लगाते थे ये क्या बना था, सुअर, पिग और गाय की चर्बी से बन रखा था। बट इसमें कोई बोलता है शिप्स का था, कोई बोलता है कुछ था, क्रिटिकली कुछ चीजें ऐसी हैं कि किसी का कुछ कहना है, बट इमीडिएट कॉज यही था।
ठीक है। और आटे में उस टाइम सूअर और गाय की चर्बी मिला दी गई थी। इस तरीके से काफी ऐसी चीजें हैं जो, और दूसरा ही तुम्हें पता होगा कि हिंदूज के लिए गाय बहुत सीक्रेट है, और मुस्लिम्स के लिए सूअर बहुत टैबू है, मतलब नहीं मानते, अशुद्ध मानते हैं उनके उसमें। तो इसी चीज से क्या हुई, लड़ाई होती है। ठीक है। तो इसका सबसे पहले जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ना, वो जब मतलब स्टार्ट करी था, वो मंगल पांडे ने करा था बैरकपुर, जो बंगाल में है, कि भाई हम ये कार्टिएज यूज नहीं करेंगे अपनी सीनियर ऑफिसर, और इसी चीज में उसने अपने सीनियर ऑफिसर को मार दिया था। बाद में उनको टांग दिया गया था, मतलब फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। फिर 9 में 85 सोल्जर मेरठ में रिफ्यूज कर देते हैं इस चीज को, तो यहाँ से एक आगमन हो जाता है, तो उनको 10 साल की सजा दे देते हैं। सेंटर्स क्या क्या थे रिवॉल्ट के, लखनऊ था भाई साहब, जिसको बेगम हजरत महल ने लीड करा था, उनके हस्बैंड था। ठीक है। ठीक है। बेगम हजरत ने लीड करा था। कानपुर में नाना साहिब जी थे। ठीक है। और बाद में आपके, उसके बाद नाना साहिब जी के बाद वो बहुत ब्रिलियंटली एस्केप्ड हो जाते हैं, तात्या टोप पे कंटिन्यू करते हैं। फिर दूसरी जगह में क्या कौन थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है। 22 ईयर्स ओल्ड। ग्वालियर में ये एस्केप हो जाती है, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं ये लोग। बिहार में कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये उनकी फोटो। सप्रेशन कैसे हुआ, सप्रेशन, रिवॉल्ट ऑफ 80 मोर देन अ ईयर, मिडल ऑफ 1858 में 8 जुलाई के आसपास इसको पकड़ लिया गया था। 14 महीने चला था, मिरर के आउटब्रेक से लेकर 10 मई 9 मई को जो आउटब्रेक हुआ था। बहादुर शाह जफर टू को लीडर चूज करा गया था, बाद में उनको रंगून भेज दिया गया था 1862 में। 1862 में वहां उनकी डेथ हो गई थी। ये याद रखना, क्योंकि कई बार ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पूछ लेता है कि किसने किस एरिया पर दमन करा था, और ये लीडर्स के नाम तो सारे याद ही रखना। दिल्ली का बहादुर शाह जफर टू थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी में लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली। और उसको जिन जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, जॉन निकोलस, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपल, ह्यूज रॉस, कॉलिन कैंपल, कर्नल ऑनसेल, इन सब के नाम याद रखना। ठीक है। अब वाई रिवॉल्ट फेल। ठीक है। अब इतना तुम्हें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम वो पढ़ ले रहा है, पीडीएफ डाल दूंगा जब। ठीक है। रिजल्ट्स क्या थे रिवॉल्ट के, रिजल्ट ये थे कि कंपनी रूल एंड हो गया था। ठीक है। और लॉर्ड कनिंग को दरबार में, इलाहाबाद में एक दरबार लगा था 1 नवंबर 1858 में, क्वीन के नाम पे। उनको क्या चूज कर, क्वीन को क्या अथॉरिटी मिल गई थी, और लॉर्ड कनिंग को वाइसरॉय बना दिया गया था पहला। ठीक है। समझे, मेन यही था मुद्दा। अब ये याद रख लो, किसने क्या बोला था, बुक रिटर्न वीडी सावरकर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। पूरनचंद बोलते हैं 1857 का रिवॉल्ट एक सिम्पोजियम था। जॉर्ज ब्रूस मेल्सन का कुछ कहना है, ग्रेट म्यूटनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी रेबल ऑफ 1857 बाय इकबाल हुसैन। ठीक है, ये कुछ राइटर्स ने बोला है। अगला टॉपिक आता है आपका, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो अगला टॉपिक हमारा गाइस है, ये जो टॉपिक है, ये आपका हो जाता है क्या, ये टॉपिक आपका आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले। बाद में क्या होता है, सब मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। बट उससे पहले हम सब के बारे में जानना, बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये तो आप सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फॉर्म करा गया था। ठीक है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी थी, ताकि हम क्या, एक अपनी आवाज और एक क्या बोलते हैं ना, एक जैसे आप बोल सकते हो कि अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हम ब्रिटिशरों से कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया गया था। उससे पहले कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी। समझे। तो जो सबसे पहली इसमें आती है, उसमें आपकी आती है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो 1838 में जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जानी गई। इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते थे। ठीक है। ठीक है। लैंड होल्डर जितने भी थे, उन सबके बेस पे एक सोसाइटी बनाई गई थी। फिर आती है आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843। ये भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था। किसके नेम के अंदर, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल इन ब्रिटिश इंडिया। जो एक्चुअल कंडीशन है ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया में इन लोगों की। फिर आती है आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कोलकाता 1851। ये सारे नाम याद रखना है, क्रॉनिकल ऑर्डर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में इट फॉर्म इन 1851, बाद में इसका मर्जर हो जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी में। ठीक है। इंडियन ग्रीवेंसेस, मतलब जो दुख था इंडियन लोगों का, इसका काम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तक वो पहुंचाना, बेसिकली। फिर आती है आपकी डेक्कन एसोसिएशन, 1852 में स्टार्ट करी गई थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है। टू बंगाल, बट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर ठाकुर वांटेड टू एक्सपेंड द एसोसिएशन। वो चाहते थे कि उसको एक्सपेंड करा जाए।
फिर आपकी आती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास में बनी थी 1852 में। बाद में जब डेक्कन एसोसिएशन मद्रास बनी, उसके बाद द ब्रांच खोली गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फरवरी में 1852 में। ठीक है, ये सारे नाम याद रखना, इसलिए मैं इनको ज्यादा पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इसमें नाम ही पूछे जाते हैं। फिर आती है आपकी बॉम्बे एसोसिएशन 1852। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, जिसको फाउंड करा था दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की ब्रांच खोली जाती है बाद में कहाँ, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में 1869 में। और जो ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का वो था टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड द इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश लीडर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। समझे, ये दादा भाई नेहरू जी की फोटो। फिर आपकी आती है पूना सार्वजनिक सभा, जो 1867 में पूना में स्टैब्लिश हुई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ये ब्रिज बने गवर्नमेंट और लोकल के लोगों के बीच में। फिर इसी करके आती है कि इंडिया लीग, जिसको शिशिर कुमार घोष 1875 में स्टार्ट करते हैं, वो इसका भी यही था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लेके आए थे लोगों के अंदर, एम ये था। फिर एक और आती है इंडियन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसको स्टार्ट करा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उनकी फोटो। फिर नीचे है आनंद मोहन बोस। ठीक है, फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876, ईयर याद रखना गाइस। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसको स्टार्ट करा था फिरोजशाह मेहता, के टी तिलंग, बहारुद्दीन तैयब जी जिन्हें स्टार्ट करा था। फिर मद्रास महाजन सभा 1884, जिसको वीरांगवाचारी पीनानंद चालू बी सुब्रमण्यम जी ने स्टार्ट करा था। यह याद करना सबके सब। फिर हमारे फ्रेम में आ जाती है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतने सारी एसोसिएशन थी। ठीक है, सारी एसोसिएशन का मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया क्या क्या नाम थे। बाद में एयू होम द्वारा, जो रिटायर्ड एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, उनके द्वारा 1885 में क्या बनाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे इस चीज को कि भाई साहब, ऐसे टुकड़ों में बट के कुछ नहीं होने वाला, हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। दादा भाई नेहरू जी वगैरह सब एक हो गए थे, तो जितनी भी एसोसिएशन थी वो सब एक हो गई थी, सारी ऑर्गेनाइजेशन। उन सबका एमेलगेमेशन क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रीजंस क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में बनाने, जिसमें एक सेल्फ वेल्थ थ्योरी देते हैं कि भाई, थ्योरी दैट ह्यूम फॉर्म कांग्रेस विद द आइडिया दैट इट प्रूव टू बी अ सेफ्टी वेल्थ, मतलब एक सेफ्टी बल्ब होता है ना जिस तरीके से, उसकी तरह काम काम करेंगी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे लाला लाजपत राय उस सेफ्टी वेल्थ थ्योरी पे काम करते, उस पर यकीन करते थे। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना गाइस उस टाइम पे, तो एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी समय में उस टाइम पे, इसलिए एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि इजीली चीजें हो सके। ठीक है, पॉलिटाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल थे सब। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जगह वो है ना कि इतनी सारी लकड़ियां अगर साथ, अगर आप 4 जने हैं, ठीक है, और चारों को बोला कि लकड़ी लेके आना, एक लकड़ी इसके हाथ में, एक लकड़ी इसके हाथ में, लेकिन अगर दोनों लोग, दोनों चारों जन अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करें और कम से कम 4 लकड़ी एक बंदा पकड़े तो ज्यादा लकड़ी आएंगी ना आग जलाने के लिए। इसी तरीके से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी ताकि भाई हम एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाए और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, एंटी कॉलोनिज्म माइंडसेट के, क्योंकि सबका तो यही था ना, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के बीच में, लोगों की बातें रखना, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। ठीक है, प्रमोट नेशनलिज्म। ठीक है, इन चीजों के पीछे कांग्रेस बनाई गई थी। फिर होता है पार्टीशन 1905 में, अब हम आते हैं सीधा फ्रेम में, पार्टीशन। कांग्रेस बन गई भाई साहब। फिर पार्टीशन का टाइम आता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम के, वो वॉइसरॉय थे इंडिया में, लॉर्ड डालहौसी के सक्सेसर थे। ठीक है, तो पार्टीशन होता है, जो रिक्रेशनरी पॉलिसीज होती हैं लॉर्ड कर्जन की, वो स्टार्ट करी जाती है। उसके उसके रीजन सुन लो वाले गाल के। एक था इंडियन यूनिवर्सिटी 1904, भाई कांग्रेस बन गई थी, और उस टाइम का जो यूथ था ना उसके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग ना हो आए, तो उन्होंने क्या करा, यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया। फिर ऐसे ही करके कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट लेके आया 1899 में, जिसे रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर टू द डिप्राइव इंडियन फ्रॉम सेल्फ गवर्नेंस। ही लुक इंडियंस विद कंटेम्प्ट एंड इंसल्टेड द इंजर्ड देयर फीलिंग्स, मतलब वही कि भाई इंडियंस की फीलिंग्स को हर्ट करना। ठीक है, और बिगेस्ट ब्लेंडर बोला जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, उसके उसकी वजह से क्या हुआ था, एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जाग गई थी। क्यों? क्योंकि जब वो चीज हुई तब भारत में क्या लेके आया गया, तब भारत में लेके आ गई स्वदेशी मूवमेंट। मूवमेंट चलाई गई उसको वापस एनरोलमेंट करने के लिए। ठीक है, उस कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी ना, लोग बहुत परेशान हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। ठीक है, तो फिर नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विदाउट कर्जन, इट वाज ओनली आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ पार्टीशन। जैसे डिस्कशन में इंडियन मास मूवमेंट इमर्ज हो गया था और 1905 में लॉन्च हो गया था स्वदेशी मूवमेंट। फिर एक ऐसा दिन आता है कि भाई 16 अक्टूबर 1905 के दिन क्या होता है,
पार्टीशन हो जाता है बंगाल का। और रीजन क्या दिया जाता है पार्टीशन बंगाल का, कि भाई साहब ओवर पॉपुलेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो हम जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल है उनको हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये उन्होंने रीजन दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, और उस टाइम फिर जो मॉडरेट थे ना, कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप थे, जिसमें मॉडरेट्स में आपके वो सारे एसोसिएशन वाले आते थे, जिसमें आपके कौन कौन थे, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह तैयब जी, जितने भी लोग थे, ठीक, एम जी रांडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब मॉडरेट थे जो बिलीव करते थे पिटिशन और प्रेयर पे। मतलब हम अपनी बातें किस तरीके से रखेंगे, एक प्रेयर, पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिसमें आपके बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तुम्हारा बचे ये बिपिन चंद्र पाल, जितने भी लोग थे, वो बिलीव करते थे रिवोल्ट पे, एजुटेशन पे, कि भाई ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। इसी बीच में इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, थॉट ऑफ क्लैशेस होते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस होते हैं। फिर इसी का एक और इवेंट हो जाता है। पार्टीशन तो हो गया था 1907 में, जिसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत, जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें सूरत स्प्लिट हो जाती है। मतलब कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट छोड़ देते हैं उसको, कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो उस टाइम डोमिनेट कर रहे थे किस चीज को, वो डोमिनेट कर रहे थे आपका इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और फिर साथ में ही 1905 में इसका क्या हो चुका था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पार्टीशन हो चुका था। और इसी के बिहार में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फंड इकट्ठा शुरू हो गया था। ऐसी कई सारी चीजें हैं, समझे। फिर 1906 में क्या होता है, 1905 में पार्टीशन हो गया। फिर 1906 में साइड बाय साइड चीजें क्या हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, जिसको हम मुस्लिम लीग के द्वारा जानते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका एम था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है। फाउंडेशन कैसे रखी गई थी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑन द नेशनल लेवल वाज सीन एज असेंशियल ऑफ 1901। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज मिड हेल्ड इन लखनऊ। 1906 में पहला इनका सेशन लखनऊ में हुआ था। शिमला डेपुटेशन कंसिडर करा गया था 1906 में, जिसमें ड्राफ्ट डिफाइन करा गया था। ठीक है, और नवाब सलीमुल्लाह औला पब्लिश डिटेल स्कीम पार्टी की, जिसका नाम बाद में क्या गया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेंसी। समझे। अर्ली ईयर्स कैसे थे मुस्लिम लीग के, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थ्री ने इसके इसके जो ऑनररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उन्होंने ढाका इनॉग्रल सेशन स्टार्ट करा था। फिर 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड द लीग वाज डिजाइन टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सर्विस टू द ब्रिटिश राज। ठीक है, फिर आता है आपका सूरत सेशन 1907 में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस नेशनलिस्ट, जिसमें सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में। रस बिहारी घोष प्रेसिडेंट ओवर द सूरत कांग्रेस सेशन। ठीक है, तिलक के बदले रस बिहारी घोष जी को क्या कर दिया गया था, सूरत की सत्ता दे दी गई थी। इसी वजह से पार्टीशन हो जाता है। देखो, बंगाल पार्टीशन तो हो ही चुका था, बाद में सूरत स्प्लिट में कांग्रेस भी टूट जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, फिर इससे क्या होता है ना, इससे गवर्नमेंट को एक अपर हैंड मिल जाता है। एक अपर हैंड मिल जाता है। देखो, अगर मैं इसको तुम्हें सूरत स्प्लिट का बैकग्राउंड बताऊं तो दो ग्रुप थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के। और दो ग्रुप क्लियर, द बनारस सेशन हुआ था 1905 में, उन दोनों तब से उनके बीच में टकराव थे। लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, मतलब अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पर डिपेंड करते थे। ठीक है, और जो उस टाइम के दादा भाई नेहरू जी थे वो प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। ठीक है, तो वो मॉडरेट्स थे, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए। फिर इसको इमीडिएट रीजन मान सकते हो कि सूरत में जो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है, उनको कैंडिडेट चूज करा गया था, किसका, कांग्रेस प्रेसिडेंट का, कि सूरत में वो बनेंगे। लेकिन मॉडरेट द्वारा कांग्रेस डोमिनेट करी जा रही, तो डॉक्टर रास बिहारी भोज जी को चूज कर लिया गया। फिर तो बस क्या होता है, लाला लाजपत राय स्टेप डाउन हो जाते हैं और रास बिहारी भोज जी को प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, कॉल पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1952 प्रोवाइड द एक्सट्रीमिस्ट ओपनली क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स। क्यों? जो 1905 का जो बंगाल में पार्टीशन हुआ था ना, उसका ब्लेम भी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा मॉडरेट्स को करा जाता था, कि भाई तुम लोगों की वजह से ही पार्टीशन हुआ है, तुम्हारी जो ये P3, ये प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी बात सुन लो, ये जो तुम इतने इजी गोइंग जाते हो ना अंग्रेजों पे, उसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, वरना इतना कुछ था नहीं। वो भी इसलिए ब्लेम करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। एक वो रीजन हो गया कि पार्टीशन हो गया तुम लोगों की वजह से, बाल गंगाधर ने सीधा पॉइंट आउट करा था मॉडरेट्स को। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि रस बिहारी बोस को चूज कर लिया गया था इन द बिहाफ ऑफ लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय जी की फोटो,
एक्सट्रीमिस्ट सेट टू मेन गोल्स, सूरज सेशन में उनके दो मेन गेम थे कि भाई लाला लाजपत राय को अपॉइंट करा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और दूसरा स्वराज। बट मॉडरेट द्वारा दोनों डिमांड क्या कर दी गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी। तो हो गई। उसके बाद क्या होता है, सूरत स्प्लिट, एज सिंपल एज दैट। और फिर क्या होता है, सूरत स्प्लिट होती है, फिर होम रूल मूवमेंट आता है। होम रूल मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट लीडर आपका बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं, जिसको होम रूल लीग बोलते हैं। फिर बाद में जाके ये लोग कहीं रीयूनाइट होते हैं लखनऊ सेशन में 1916 में। 1916 में जाके उनको एक दूसरे की जब इंपॉर्टेंस पता चलती है ना, 1907 के बाद 1916 तक अलग ही रहते हैं। उसके बीच में स्वदेशी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बीच में आपका होम रूल लीग मूवमेंट आती है, जिसको एनी बेसेंट द्वारा एक खुद का होम रूल मूवमेंट था एनी बेसेंट द्वारा, और एक बाल गंगाधर तिलक की थी। समझे। फिर आपका 1909 में आपका एक मॉर्लेमेंटो एक्ट भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट। मॉर्लेमेंटो क्यों रखा गया था भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम इंडियन अफेयर्स के लॉर्ड जॉन मॉर्ले, और वॉइस रॉय थे मिंटो थे। तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 भी बोलते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, फीचर्स पे आओ सीधा। ठीक है, फीचर्स पे आते हैं। क्या थे भाई, सीधी सिंपल चीज है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, सेंट्रल और प्रोविजन, प्रोविजन स्टेट्स मान लो, सेंटर जो अभी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका साइज बढ़ाया जाए। नंबर ऑफ मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रेज फ्रॉम 16 to 60। ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड टू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इलेक्टेड मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोकल बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है। एनलार्ज डिलिबरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ लेवल सेंट्रल और प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल मेंबर वर अलाउ होना चाहिए मेंबर्स को क्वेश्चन पूछना असेंबली में, ठीक है, जो काउंसिल है। ठीक है, रेजोल्यूशंस, बजट, उन सब पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, व्यवस्था की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को, जो फर्स्ट मेंबर थे जिनको वॉइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एज अ लॉ मेंबर उनको ज्वाइन करने का मौका मिला था। ये है उनकी फोटो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, इट इंट्रोड्यूस द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मुस्लिम्स का कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब बेसिकली ये था कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट करेंगे उनके पर्टिकुलर एरिया में, और कोई वोट ही नहीं करेगा। एक तरीके से लीगलाइज करने की कोशिश थी कॉमनलिज्म को। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट बोला जाता है। इट वाज आल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी। फिर आपके फ्रेम में आती है गद्दार पार्टी। ठीक है, वो याद कर लेना, उस समय तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, उनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है। गद्दार पार्टी का बेसिकली ये एक बाहर में एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, जो बाहर इंडियंस थे उनके द्वारा। इसी के दौरान एक कोमगाटा मारू इंसिडेंट हो गया था। बेसिकली क्या हुआ था, एक शिप थी, ठीक है, एक शिप थी जो कहाँ से निकली थी, जो कहाँ से निकली थी, हांगकांग से निकली थी वैंकूवर के लिए जापान होते हुए 1914 में, 376 लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं ना कनाडा, उनको शिप डॉक करते हैं वहां पर, उनको क्या रोक दिया जाता है। ठीक है, लॉ रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ एशियन ओरिजिन के लोगों को क्या रोक जाता है। 2 महीने शिप एंड 352 पैसेंजर वर एस्कॉर्टेड आउट ऑफ डॉक बाय कैनेडियन मिलिट्री। सोचो 2 महीने तक कैनेडियन मिलिट्री द्वारा उसको, और फिर उसको सेल करके वापस भेजते हैं इंडिया। तो एक ना ईगो हर्ट होता है कि यार हम, हमारी कोई इज्जत नहीं है हमें, क्योंकि उस टाइम कनाडा ब्रिटिशर द्वारा डोमिनेटेड था। ठीक है। इमिग्रेशन पॉलिसीज, गद्दार पार्टी का ये था कि रेडिकल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ विदेश में कनाडा में एक खुद की पार्टी बनाई गई थी, गद्दार पार्टी बेसिकली। ठीक है। एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको यूएसए में फाउंड करा गया था, जो माइग्रेंट्स गए थे इंडिया में, बेसिकली जो सिक्स थे। और इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो थे सोहन सिंह, करतार सिंह, अब्दुल मोहम्मद, बरकतुल्लाह, रस बिहारी बोस। ठीक है, सब प्रोमिनेंट लीडर थे उसके। और गद्दार पार्टी वाज अ पिवटल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। समझे। गदर रेवोल्यूशनरीज कौन थे, मेनली पंजाबी थे जो सेटल्ड हो गए थे बाद में जाके नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में। ये देखो ये सारे सिक्स थे, एक्स सोल्जर्स थे। ठीक है, जिनमें से कई सारे लैंडलेस भी थे और कई पे पीसेंट्स थे जो होशियारपुर जलंधर के। ठीक है, तभी तो लोग कनाडा जाते हैं आज भी, पंजाबी इसी वजह से जाता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, जो एक रिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट्स पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, ताकि हम एक वहां खड़े होके बैठ के अपने सिख भाइयों बहनों के लिए जो इंडियंस हैं उनके लिए हम कुछ कर सके, इसलिए ये गद्दार पार्टी स्टार्ट करी गई थी। ठीक है।
इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सिख द्वारा डोमिनेटेड था, ठीक है। अपराइजिंग इनकी 1915 में हुई थी, स्कूल स्मॉल ग्रुप इन टैगलोर मद्रास और पूना में, इसका असर इंडिया में भी हुआ था। रिवोल्यूशनरी अपील टू स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, ठीक है, अमंग द भद्रलोक प्रोविंस। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को था। पंजाब इमिग्रेंट कम्युनिटी इन, ठीक है। और जितने भी थे टेररिस्ट जिनको रिवोल्यूशनरी जो वॉइस थी पंजाब की, वो यहाँ से सीधा कनाडा यूएसए से कहा ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाती थी, समझ में आया? फिर आपका आता है 1916 का लखनऊ पे, जिसमें जाके आपकी होम रूल लीग मूवमेंट जितना भी था, ये सब आपका एक हो जाता है। ये सब आपके एक हो जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो सूरज स्प्लिट हुआ था, वहां जाके सब एक हो जाते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है 1916 में। बेसिकली ये होता है कि जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है कि भाई साहब आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। इस द पैक्ट साइन द एनुअल सेशन बोथ द पार्टीज पुट द कॉमन पॉलिटिकल रूल्स, सेल्फ गवर्नेंस, कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया ना, कि इसमें डिमांड थी कि सेल्फ गवर्नेंस लेके आएंगे लड़ाई के बाद। अब मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर जो थे बोथ द पार्टी हेड्स इन सेशन टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्री एंड अलाउ इट्स सिटीजन टू रन देयर ओन कंट्री, समझे। एंड ड्यू टू देयर अरोज फ्रेंड रिलेशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ, एक आपका फ्रेंड रिलेशनशिप बनने शुरू हुए। नेचर क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन काउंसिल शैल बी पुट टू एंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट शैल बी लिएबल फॉर पेमेंट फॉर द ऑफ द सैलरी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द एनी अफेयर्स, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ, ये जितने भी हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा कॉमन, ये इससे याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर हमारा फ्रेम में आता है होम रूल मूवमेंट 1915 से 16। ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि सूरज स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके दौरान 1909 होता है, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म आता है, ठीक है। और फिर उसी टाइम पे आपका क्या होता है, ये आपका होम रूलिंग मूवमेंट बनती है, ठीक है। फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस होता है, फिर एनी बेसेंट जो लीडर थी, लीडरशिप संभालती हैं, ठीक है, और तिलक, ये दोनों दोनों इंडियन होम रूल लीग बनाते हैं, ठीक है। एक आयरिश होम रूल लीग जिसको एनिमेशन लीड करती है, ठीक है, और एक ऑल इंडिया होम रूल लीग जिसको बाल गंगाधर तिलक लीड करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, ठीक है, अचीव करना है। पॉलिटिकल एजुकेशन, एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस की भाई आप गवर्नमेंट को सप्रेस करो। रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया, मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस पार्टी, डिमांड अ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, समझे। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था होम रूल मूवमेंट का टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिया, लीडर ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशन, देयर वर पब्लिक मीटिंग विद द लीडर्स गिव फेयर स्पीचेस, ठीक है। 1917 में ब्रिटिश क्रिएट नेशनल वाइड प्रोटेस्ट, मॉडरेट लीडर्स ज्वाइन लीग, बेसन वर रिलीज इन 1917, ठीक है। 40,000 मेंबर ने ज्वाइन कर लिया भाई साहब, देख रहे हो तुम लोग पावर। फिर इसके बाद आता है आपका अगस्त डिक्लेरेशन 1917। इस डिक्लेरेशन के तहत ये था कि कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी हल्के हल्के ट्रांसफर करा जाएगा इंडियन पीपल के, इंडियन लोगों के द्वारा, इंडियन लोगों को वो हल्के हल्के अपनी क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये कब का था, डिक्लेरेशन ऑल्सो मेड क्लियर दैट इंडिया वाज गोइंग टू रिमेन अ, ये भी डिक्लेरेशन ये भी बोलता था कि इंडियन जो होंगे वो इंटरनल पार्ट होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, बट वो इनको गवर्नमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो रहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड द अगर डिक्लेरेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, किन रीजंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर डिक्लेरेशन लेके आए थे, टू गेट द सपोर्ट फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट चाहिए था ना इंडियंस का, उसके बिना तो इंडियन सोल्जर कैसे जाते, वो बोलते थे कि भाई साहब नहीं जाना, लीडर वहां के लोकल्स को तो वो भेजते अपने सोल्जर्स को, क्योंकि 87% तो सोल्जर इंडियंस ही थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में। मुस्लिम लीग, कांग्रेस यूनाइटेड, सक्सेस होम रूल लीग, उनको दिख रहा था ना कि अच्छी चीजें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो लेके आए। फिर आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी फ्रेम में आ चुके थे भाई साहब, 1915 में इंडिया में वापसी हो गई थी उनकी साउथ अफ्रीका से, याद रखना। और उनके पॉलिटिकल गुरु जो एक साल भारत भ्रमण करने के लिए बोलते वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चंपारण होता है कहाँ, बिहार में, ठीक है। जिसमें ये होता है कि भाई साहब इंडिगो उगाओ, हमें प्रॉफिट चाहिए ब्रिटिशर्स, बट वो मना करते थे कि भाई हमें तो दिक्कत होती है, हमारा नुकसान होता है, इसी, ठीक है, ठीक है। इसको देखते राजकुमार शुक्ला मनी लैंडर जो था, वो गांधी जी के पास जाता है कि भाई हमारी हेल्प करो। गांधी जी जाते हैं ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, इन सबके साथ। अब वहां क्या होता है, गांधी जी बिन चंपारण उनको हीरो बन जाते हैं, मास्टर्स एंड एग्जिस्टिंग लीडरशिप, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लीडरशिप तो थी साउथ अफ्रीका में जो तहलका मचा के आए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक आइडियोलॉजी थी,
तो ये एक तरीके से पहली जीत थी उनकी। फिर दूसरा आता है आपकी अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 में। 1918 में ये होता है कि भाई साहब मीलों, इन्फ्लेशन था, वॉर होके हटी थी, वॉर चल रही थी, हटी थी बोल रहा हूँ मैं, वॉर हो ही रही थी, वॉर हो ही रही थी। तो उनकी डिमांड ये थी कि भाई साहब हमारी वेजेस में इंक्रीमेंट करो। महंगाई बढ़ गई थी ना, इन्फ्लेशन हो गई थी, बट वो मानने को चाहिए नहीं थे मील वाले। तो इट प्रेशर मील ओनर रिलेंटेड ऑन द फोर्थ डे, और उन्होंने 35% इंक्रीज करने को बोल एग्री हो गए थे। वो 50% इंक्रीज करने के लिए होते, बट गांधी बोलते 35% पे आओ। तो वो एग्री हो जाते हैं। बस यहाँ गांधी जी फिर दूसरी ये भी जीत जाते हैं। फिर आपकी आती है तीसरी, खेड़ा सत्याग्रह, जो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में हुई थी क्रॉप फेलियर की वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट एंड लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कि भाई हमें नहीं पता, हमें तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हमें तो रेवेन्यू चाहिए, हमें नहीं पता। तो इसको पहले तो लीड कर रहा है सरदार भाई पटेल ने, जो फॉलोअर थे गांधी जी के, खेड़ा मूवमेंट के नाम से। द फार्मर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात वर डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप्स। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट एंड लैंड रेवेन्यू, और उन्होंने बोला नहीं दिया तो सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर महात्मा गांधी एडवाइस करते हैं पेशेंट को विद होल्ड द पेमेंट, पेमेंट रोक के रखो जब तक डिमांड ना मान ली जाए। ठीक है, स्ट्रगल वॉज विड्रॉ व्हेन इट वॉज लर्न दैट द गवर्नमेंट हैड इशूड इंस्ट्रक्शन दैट रेवेन्यू शुड बी रिकवर्ड ओनली फ्रॉम द प्रेजेंट, जो दे सकते हैं, समझे। रेवेन्यू उन्हीं से लिया जाएगा जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फॉलोअर बन जाते हैं गांधी जी के, खेड़ा मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो खुद गुजरात से थे। फिर आपका आता है फ्रेम में 1919 का क्या, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी मॉन्टेगो की स्टेटमेंट जो आई थी 1917 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म लेके आए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करा गया था, जिसमें सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था। द रिफॉर्म टेक देयर नेम फॉर एडविन सैमुअल मॉन्टेगो, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और दूसरा चेल्मसफोर्ड, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1916 से 21 तक। द रिफॉर्म आउटलाइन इन द मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म प्रिपेयर्ड इन 1980 एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990, समझे। और 1918 में स्टार्ट करा गया था और 1919 तक चला था। मेन फीचर्स क्या थे भाई साहब, इंट्रोड्यूशन, प्रोविजनल गवर्नमेंट लेके आएंगे, वही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या डायरेक्ची लेके आएंगे। डायरेक्ची मतलब क्या होता है, डायरेक्ची मतलब होता है रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव, जिसमें एक आपको पॉपुलर मिनिस्टर संभालेंगे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के होंगे, दूसरा गवर्नर संभालेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपका लॉ, ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आपका एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब आ जाता था। और तीसरा था आपका रिजर्व सब्जेक्ट, जो एडमिनिस्ट्रेट करने द्वारा करा जा रहा था, गवर्नर। ये कैसा वैसा वैसा है जैसे पॉलिटी में आपका स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट है, इसी तरीके से समझ लो तुम इसको। और जो मिनिस्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, और इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वही अगर फेल हो गए तो गवर्नर संभालेगा सब कुछ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व लिस्ट, वो इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर लेजिस्लेचर के लेवल पे क्या थे, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 70% इलेक्शन होगा। कॉमनल एंड क्लास इलेक्टेड कंसोलिडेट करा जाएगा, वुमेन्स को राइट टू वोट दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बी इनिशिएटेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी लेजिस्लेचर में आप लोगों को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे क्या हुआ था, वो तो प्रोविजनल लेवल पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे क्या था, विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी। टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिसमें एक सेंटर होगा, प्रोविजनल होगा। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव में 8 जने होंगे, जिसमें से 3 इंडियन होंगे। गवर्नर जनरल रिटेन करेगी पूरा कंट्रोल रिजर्व सब्जेक्ट्स का प्रोविंस में। गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स एंड सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर समन, प्रोरोग और डिसॉल्व द चैम्बर। फिर लेजिस्लेचर आता है जिसमें बाइकैमरलिज्म अरेंजमेंट वाज इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें एक होता है आपका लोअर हाउस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और दूसरा होता है आपका अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस वाला सिस्टम आता है। काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर 5 साल का होगा, जिसमें ओनली मेल मेंबर्स होंगे जिनका। ठीक है, और ऐसे करते करते सम इंडियंस फाउंड देयर वे टू इंपॉर्टेंट कमिटीज इंक्लूड फाइनेंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड कंट्रोल अफेयर रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत डेप्थ में है भाई, मैंने पूरा डेप्थ में डाल रखा है। फिर इसी के साथ आपका हो जाता है रोलेंट एक्ट। ठीक है, रोलेंट एक्ट हो जाता है इसी के साथ साथ, जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं। ठीक है, 1919 मार्च में बैसाखी के टाइम पे ये एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, मतलब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बाय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो बनाई गई थी, ये करा जाता है, जिसमें जलियांवाला मैसेकर होती है अमृतसर में। ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप फायर करते हैं लार्ज क्राउड पे। ठीक है, इंडियन टू ओपन स्पेस नोन एज जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब।
1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल का नाम बैसाखी का टाइम एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। लोकल रेजिडेंट जो थे अमृतसर के होल्ड अ मीटिंग दैट डे टू डिस्कस द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्फाइनमेंट ऑफ सत्यपाल एंड सफरुद्दीन किचू। जो दो लीडर थे इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट भी कर लिया जाता है विदाउट ट्रायल। रॉलेंट एक्ट लग जाता है ना, आर्मी समझ लो। ठीक है। क्राउड मिक्स था वुमेन और चिल्ड्रन द्वारा, उन पे गोलियां, अंधाधुंध गोलियां, किसके द्वारा, ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड आयर डायर द्वारा, गोलियां दबा के। ठीक है। कोई पार्क में कूदता है, कोई कहीं कूदता है, कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद फिर जनरल डायर होता है। जनरल डायर सबको बोल देते हैं, सब लोग मरते हैं, कम से कम पता नहीं 90 सोल्जर्स ने, पता नहीं दो, पता नहीं कितने हजार लोग मरे थे यार, बहुत बहुत। फिर एक आती है फ्रेम में आपकी खिलाफत मूवमेंट। जलियांवाला मैसेकर हो गई। फिर इंडियन हिस्ट्री में एक पॉइंट होता है खिलाफत मूवमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो टर्की में क्या खिलाफत मूवमेंट टर्की में स्टार्ट करी गई थी, उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा था, जिसको खिलाफत मूवमेंट था। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, जो टर्की में जो ब्रिटिश द्वारा डोमिनेंस था वहां पर, जो उनका खलीफा था, मुस्लिम का जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, हर जगह, तो उनको हटा दिया गया था। उसी के खिलाफ में, ठीक है, उसी के खिलाफ में खिलाफत मूवमेंट करी गई थी मुस्लिम द्वारा इंडिया में। ठीक है। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी इलाहाबाद में। ठीक है। और गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया था। अब ठीक है, समझ रहे हो। तो मुस्लिम लीग जिसमें लीडर्स थे, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अंसारी, सफरुद्दीन किचवा, अली ब्रदर जो थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाई थे। उन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो गांधी जी ने इसको ज्वाइन करा, हिंदूज की यूनिटी, ताकि हमारी यूनिटी दिखे। ठीक है। खिलाफत बाद में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी द्वारा 1920 में स्टार्ट करी गई थी, उसके साथ मर्ज हो गई थी। उसका कंक्लूजन क्या निकला था, महात्मा गांधी मास अपील वॉज कि भाई साहब सपोर्ट करो, ठीक है, इस मूवमेंट को। और इसी से गांधी जी का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के आए थे, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में, दोनों के बीच में। समझे। फिर आता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 1922 गांधी जी द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम था, जिसमें फॉरेन क्लोथ का क्या बॉयकॉट करा गया था बेसिकली। और ये किस लिए करा गया था, जलियांवाला मैसेकर के लिए। देखो, नॉन कॉपरेशन वाज द सिग्निफिकेंट फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय महात्मा गांधी आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। जो जलियांवाला बाग की जो मैसेकर हुई थी, उसके बिहाफ में इस चीज को स्टार्ट करा गया था। समझे। तो अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में कहूँ, तो इसलिए इन्होंने ये चीज स्टार्ट करी थी। ठीक है। जिसमें टॉडी शॉप, जितनी भी सारी चीजें, उन सबका क्या हुआ था, डिस्कार्ड करा गया था। और ये इंडिया के विभिन्न विभिन्न प्रकार तरीके में हुई थी। खादी का यूज करना शुरू कर दिया गया था। इंडियन मर्चेंट मील ओनर एंजॉय गुड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। क्यों? क्योंकि लोकल जो थे, लोकल सिस्टम यूज हो रहा था, खादी को प्रमोट कर रहा था, तो जो लोकल लोग थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनका फायदा हो रहा था। मास मूवमेंट हुई थी, लाखों इंडियन पार्टिसिपेट ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट का। ठीक है। और शॉक द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टेम द एक्सटेंड ऑफ मूवमेंट, भाई उनके लिए उनकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है। इट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम शोकेसिंग कॉमनल हार्मोनी, भाई एकता, बिल्कुल जब बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना। पहली बार ऐसा लगा था इनको कि भाई हम लोग गए, ब्रिटिशर को लगा भाई हम लोग गए। अब तुम देखो, 102 करोड़ उस टाइम के फॉरेन क्लोज का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ठीक है। जो बाद में जाके 57 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब 102 करोड़ इंपोर्ट होते थे, 57 तक मतलब इतना बुरे लेवल पे बॉयकॉट हुआ था। फिर अगला आपका आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है 1927 में। ठीक है। ठीक है। एक इसका बॉयकॉट करना शुरू हो गया था, जिसमें लाला लजपत राय जी की डेथ हो गई थी। साइमन गो बैक, गो बैक। क्यों इसका बॉयकॉट इसलिए हो रहा था, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। पीपल इन इंडिया वर इन्फ्यूरिएटेड एंड फेल्ट इंसल्टेड। क्यों? क्योंकि देर इज नो सिंगल इंडियन मेंबर। A Simon Commission was strongly opposed by the Congress and other national leaders. Many protests was carried out individually as well as in groups, urging the British administration to review the constitution of the commission. ठीक है। फिर दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग करती है और बॉयकॉट करती है कमीशन को, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना लीड करते हैं। ठीक है। फिर आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो थोड़ा आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इंडिया शुड बी अ डोमिनेंट स्टेट विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ये नेहरू रिपोर्ट का कंक्लूजन था। जो उनके मोतीलाल नेहरू, जिनके फादर थे किसके, जवाहरलाल नेहरू के। विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस जैसे पार्लियामेंट में आज में है, ये डिमांड रखी गई थी। इट रिकमेंडेड कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी कहाँ, सेंट्रल प्रोविंस में। और सीनेट वन टू कॉम्प्रोमाइज 200 मेंबर्स होंगे, 7 साल के लिए रिकमेंड होंगे, मतलब इलेक्टेड होंगे, जैसे आज 5 साल के लिए होता है ना। ठीक है। इस तरीके से। और देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
मतलब फेडरल मतलब सेंटर स्टेट वाली, उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। फिर रिसोल्टरी पावर सेंटर पे रहेगी, मतलब अब कोई ऐसी पावर जो बाद में आए या मन मर्जी वाले ऐसे टाइप के, जो दोनों लिस्ट में ना हो, जो सेंटर और स्टेट में ना हो, इस तरीके से। एंड देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है। 19 इसके में इसका मेन जो अट्रैक्शन था ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट से, वो था आपका फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करे जाएंगे, जिसमें वुमेन्स को राइट दिया जाएगा, राइट टू यूनियन होगा, यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रेंचाइज होगा, और फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका आता है लाहौर सेशन 1929 का। ठीक है। लाहौर सेशन चूज एज अ प्रेसिडेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, जिसमें आपका नेहरू जी को लीडर चूज कर लिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। ठीक है। बिकॉज द टाइमिंग कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है इंडिपेंडेंस, उसका गोल है। ठीक है। यूथ बहुत बिल्कुल एंटी कैंपेन, गांधी जी, गांधी जी बोल रहा हूँ नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उस टाइम उभर रहे थे। ठीक है। मेजर डिसीजन क्या थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा एम रहेगा। कांग्रेस वर्ग की कमेटी अपना काम करते रहेगी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेगी। ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को ये हुआ था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस, हमने जिसको स्वराज्य डे भी बोलते हैं, सेलिब्रेट करा गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ट्राई कलर फ्लैग जो हमारा रवि लाहौर में फैलाया गया था। ठीक है। फिर आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1931। ठीक है। जिसकी बिगिनिंग हुई थी दांडी मार्च से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक हिस्टोरिक शॉर्ट मार्च चलते हैं साबरमती आश्रम से दांडी तक, with अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। और गांधी जी एंड हिज फॉलोअर ब्रोक द लॉ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी। प्रोग्राम में क्या क्या था? सॉल्ट लॉ शुड बी वॉलेट एवरीवेयर, स्टूडेंट शुड लीव कॉलेज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन फ्रॉम सर्विसेज, फॉरेन क्लोथ शुड बी बर्न, नो टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, वुमेन शुड स्टेज आर धरना एंड लिक्विड शॉप्स, स्टोरिंग मार्च मार्किंग ऑफ लॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन ऑन 12 मार्च। ठीक है। ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं। मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ था? गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं 4 मई 1930 को। वो अनाउंस कर देते हैं दरसेना सॉल्ट वर्कर वेस्ट कोस्ट में करते हैं, ऐसे कर करके डिवाइड कर देते हैं वो पर्टिकुलर एरियाज में कि यहाँ जाके तुम करो। फिर आती है आपकी फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। जिसमें बोला था कि चलो टेबल पे बैठ के बात करते हैं, ये कंक्लूड करा गया। तो फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी थी? लंदन में, जिसको प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीड कर रहे थे राम से मैकडोनल्ड उस टाइम के। ठीक है। किंग जॉर्ज 5 द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट करा था। तो वो थी आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो 58 पॉलिटिकल लीडर्स गए थे ब्रिटिश इंडिया से, 16 डेलीगेट प्रिंसिपल प्रिंसली स्टेट्स के, 16 डेलीगेट 3 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉट पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम सब जेल में थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से। ठीक है। फिर आता है आपका गैरी एरविन पैक्ट, गांधी एरविन पैक्ट। गवर्नमेंट के बिहाफ में अरविंद जी आते हैं। ठीक है, वॉइस रॉय जो थे। और गांधी जी इधर से जाते हैं लीडर बन के कि भाई साहब चलो तो करते हैं। इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एग्री होते हैं किन किन चीजों पे? सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करा जाएगा? रिलीज करा जाएगा। सारे फाइन हटाए जाएंगे। लैंड जो थर्ड पार्टी को छोड़ देता है वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। और किस पे वो मना कर देता है कि भाई साहब पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, मतलब पब्लिक इंक्वायरी पुलिस एक्सेस जो था। और भगत सिंह कॉमरेड जो इनके साथ के थे, ठीक है, उनकी फांसी पे जो 23 मार्च आज ही के दिन दी गई थी। ठीक है। गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, गांधी किन किन पे एग्री होती है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस को हम करेंगे और अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं पार्ट लूंगा। तो गांधी जी इस चक्कर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं। समझे? आउटकम क्या होता है? ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया ग्रेट ब्रिटेन वर आउटरेजेड बाय आइडिया पैक्ट विद द पार्टी। ठीक है। बॉयकॉटिंग फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस, सीडब्ल्यूसी अटेंडेड द सेकंड कॉन्फ्रेंस इन 1931। और बैन ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लिफ्टेड और परमिटेड टू होल्ड पीसफुल मीटिंग। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से बहुत हरकतें करी थी इन लोगों ने। कराची सेशन होता है 1931 में। कराची सेशन में क्या होता है? काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह एग्जीक्यूशन हो जाते हैं, उनके जो साथ के जो कॉमरेड थे। ठीक है। भगत सिंह एग्जीक्यूट हो जाते, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है इसी चीज की वजह से। ठीक है। क्योंकि उनको ये चीज लगता है कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ। तो जो पंजाब में जो नौजवान भारत सभा थी वो इस चीज का विद्रोह करती है। ठीक है। कांग्रेस रेजोल्यूशन में क्या था? कराची जो कांग्रेस सेशन था 1931 में, उसने इन गांधी का खंडन होता है। और रूट टू कराची ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है, किसके द्वारा? पंजाब नौजवान भारत सभा। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए थे कॉम्पिटिशन रोकने के लिए, डेथ सेंटेंस जो भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को दी गई थी।
Session is significant. The Karachi Session Resolution 1931 was remain in essence the basic political and economic program of International Congress in later years. कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची, टू रेजोल्यूशन लेने गए थे सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो फंडामेंटल राइट द्वारा, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये दो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कौन से सेशन में लिया गया था। 4 सेशन के ऑप्शन दे देगा, तुम्हें बता रहा है तो कौन सा था, कराची सेशन 1931। ईयर भी याद रखना भाई, क्योंकि एक जगह दो दो तीन तीन बार सेशन हुए हैं। सिग्निफिकेंस क्या था कराची सेशन का, सोशल इकोनॉमिक प्रोविजन इन द कराची रेजोल्यूशन वेंट ऑन द इन्फ्लुएंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्रॉ अप पार्ट 4, जिसमें आपका डीपीएसपी आता है। आप समझे ये इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी का। फिर आपकी हुई आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपका गांधी एंड पैक्ट के तहत कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। कांग्रेस के बिहार में गांधी जी को बुलाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर तुम्हें याद रखना तो याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, पहली, दूसरी, तीसरी। तो दूसरी में लिया था, तीसरी में भी नहीं लिया था, ठीक है। तीसरे में भी कुछ नहीं होता, तीसरे में बस ये हो जाता है कि कॉमनल मूवमेंट, जो कॉमनल अवार्ड होंगे वो दिए जाएंगे। कॉमनल अवार्ड क्या था बेसिकली बताऊंगा, अब आगे बताऊंगा, ठीक है। ये इसका एक सार मान लो, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तो जो शेड्यूल कास्ट थे, जो शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो कॉमनल अवार्ड तो वो तो तीनों उसमें सेशन में गए थे, ठीक है। और इसी के साथ 29 दिसंबर 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर लिया गया था, रिज्यूम कर लिया गया था, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर कॉमनल अवार्ड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह था कि जो मुस्लिम, यूरोपियन, सिक्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मतलब बेसिकली जो मेजोरिटी हिंदूज हैं, उनके अलावा जितने भी हैं सबको क्या दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा कि भाई तुम लोगों, तुम्हारे लोग ही वोट वोट करेंगे और तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग सीट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी डबल्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। मुस्लिम वर एवर दे माइनॉरिटी, उनको वहां वेटेज दी जाएगी, एक्सेप्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस डिक्लेयर्ड स्टेटस ऑफ मिनोरिटी, डिप्रेस क्लास टू बी अ डबल वोट दिया जाएगा उनको। मतलब इस तरीके से काफी चीजें करी गई थी, बट बाद में उसी का कन्वर्जन था पूना पैक्ट, जो 1932 में हुआ था सितंबर 24 में, ठीक है। उसी का एक वो था, ठीक है। ये साइन करा गया था अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस क्लास के बिहाफ में, और मदन मोहन मालवीय द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदूज, ठीक है, एंड गांधी, जिसका एंड था एंड द फास्ट गांधी वॉज अंडरटेकिंग इन जेल उस टाइम पे, ठीक है। और पूना पैक का क्या था कि इलेक्टोरल सीट रिजर्व करी जाएंगी डिप्रेस क्लासेस की, जनरल जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन टू बी दीज सीट शैल बी जॉइंट इलेक्टोरेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोसीजर वेयर ऑल मेंबर्स डिप्रेस क्लासेस रजिस्टर्ड इन जनरल, सॉरी गाइस, ठीक है। सारे पैनल ऑफ, जिसमें ये था कि जनरल इलेक्शंस होंगे, उसमें आपको क्या सीट रिजर्व करी जाएगी बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन होगा डिप्रेस क्लासेस का इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, लाइकवाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर 18% सीट्स अलॉटेड टू द जनरल इलेक्टोरेट फॉर द ब्रिटिश इंडिया इन द सैड लेजिस्लेचर शैल बी रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लासेस, समझे। सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, जिसमें ये था कि 71 से 147 भर दी जाएंगी, जो याद है कॉमन अवार्ड में था ऐसा कि करे जाएंगे। तो इसमें बस उसी के उसको बढ़ाया गया था, एज सिंपल एज दैट, अगर मैं तुम्हें सिंपल कम शब्दों में बताऊं, ठीक है। फिर आपके लोगों का आता है, फिर आप लोगों का आता है क्या, फिर आप लोगों का आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, ठीक है, जिसमें प्रोविंस एंड प्रिंस लिस्ट को यूनाइट करा जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी, ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया था। डिसाइडरी पावर वाइसराय पे होगी, ठीक है। प्रोविजनल ऑटोनॉमी बनाई गई कि भाई, और बाइकैमरलिज्म लेके आया गया कि जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया था, अपर हाउस और लोअर हाउस वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था। डयार्ची लेके आए सेंटर पे, ठीक है। कॉमनल क्लास रिप्रेजेंटेशन और अदर फीचर्स क्या क्या थे, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 58 के तहत, ठीक है। और रिजर्व बैंक बनाया जाए, ठीक है। और फेडरल कोर्ट, जो आपको सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, वो भी इसी 1937 में सेटअप हुआ था एक तरीके से। रिजर्व बैंक भी तभी, उसके लिए तभी नींव रखी गई थी, ठीक है। फिर इलेक्शन होते हैं 1937 में इलेक्शन होते हैं, जिसमें वो जीत जाते हैं। फिर इलेक्शन का आउटकम ये होता है कि भाई साहब रिजल्ट एनकरेजिंग कांग्रेस के सपोर्ट में था। बंगाल, पंजाब और सिंध के द्वारा कांग्रेस हर जगह जीती थी। इन बंगाल, एनडब्ल्यूपी, असम, बॉम्बे, कांग्रेस इमर्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। बट कांग्रेस कुड नॉट डू वेल इन द इलेक्शन टू अपर हाउस एज द फ्रेंचाइज was limited to the upper strata. Performance of Congress in reserved constituencies was not at all satisfactory except in labor seats, समझे। इलेक्शन होते हैं 11 प्रोविंसेस में, 11 प्रोविंसेस में, ठीक है। कांग्रेस जीतती है, ठीक है। फिर फ्रीडम टू पार्टीशन, अब हम पार्टीशन वाले एरिया पे आ गए हैं, ठीक है। अब खत्म होने को आपका हल्के, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है,
कांग्रेस डिसाइड करती है कि भाई साहब अब तो समय आ गया, क्योंकि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हो गया था, जापानीज आर्मी ने इंडियन बॉर्डर तक आ गई थी, फूड सप्लाई शॉर्टेज होने लग गई थी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया था ना गाइस, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ना कि बस अब तो करो या मरो वाली बात है भाई साहब, अब तो करना है इनका, उनका बनता धार करना है अंग्रेजों का। तो कांग्रेस कम्युनिटी रेजोल्यूशन लेती है कि भाई कॉलिंग फॉर कंप्लीट नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन विद एनी फॉरेन फोर्स इन्वेडिंग इंडिया। ठीक है। और 1942 में गांधी टोल्ड द गैदरिंग ऑफ कांग्रेसमैन एट बॉम्बे, if they do not agree, he would launch a civil disobedience movement. Nehru was concerned about the choice of between fighting imperialistic Britain and letting USSR and China down in the struggle against fascist power. He decided in favor of launching movements. CWC adopt a Quiet India resolution. ठीक है, वही सारी चीजें कि भाई साहब अब तो करो या मरो वाली स्थिति आ जाती है। फिर आता है आपका अगस्त ऑफर, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था, तो अगस्त ऑफर में जो उस टाइम को वॉइस रहा था उसका लिंक को, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी हमें अगस्त ऑफर लेके आते हैं। इसमें हो सकता कि डोमिनियन ऑफ स्टेटस ऑब्जेक्टिव रहेगा इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, एक्सटेंड कराएगा वॉइस रॉय काउंसिल को, सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे। ठीक है। लेकिन क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो जाती है 1942 में, और मूवमेंट लॉन्च फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर विटनेस अनपैरेलल्ड इवेंट्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आजाद हिंद फौज भी फ्रेम में आ चुकी होती है, जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, वो बर्मा से घुस चुकी होती है, इंडिया में अटैक कर रही होती है। तो दिखता है कि हर तरीके से मौका है, मतलब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, और ब्रिटेन इंडिया पूरा हिला पड़ा है, तो यही मौका है इन पे हमला करने का। इधर से हम हमला करेंगे, इधर से हम ये हमला करेंगे, और ये टूट जाएगा और हमें आजादी मिल जाएगी। ये किसका कहना था? सुभाष चंद्र बोस का। फिर कांग्रेस स्प्रेड होता है मूवमेंट का 19 अगस्त 9 में 1942 में गांधी जी का मैसेज होता है कि फ्री एंड गो फुल्ले स्टैंड अंडर अहिंसा, नॉन वायलेंट, और करो या मरो। गांधी जी थक गए थे यार, आप बोले कि भाई अब नहीं हो रहा हमसे, अब डू और डाई होगा, जो होगा देखा जाएगा, अब हमें डू एंड डाई करना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, अब हमें इनको हराना है तो हराना है, डजेंट मैटर। ठीक है। गांधी जी ऑफ अरेस्ट along with कांग्रेस लीडर led to a unprecedented popular outburst in different parts of the country. Congress Working Committee, All India Congress Committee, Provisional Congress Committee declared unlawful association, Criminal Law Amendment Act 1908। ठीक है, इस तरीके से इन पर अटैक होना शुरू हुए। अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेल लाइन, टेलीग्राफ, मतलब गांधी जी ने बोल दिया कि भाई साहब अब तो हो गया, अब जो करना पड़े करो। ठीक है, लेकिन लोग मानने को तैयार गए थे, लोगों का खुद दिमाग खराब हो गया था भाई साहब, अब अभी नहीं, अब तुम भागो यहाँ से। ठीक है। देखो लिखा भी, इन मैनी इयर्स गवर्नमेंट लॉस्ट ऑल कंट्रोल ओवर एंड पीपल स्टेब्लिश स्वराज, अपना ही बना दिया। महाराष्ट्र में अलग हो रहा था, बंगाल में जैत्य सरकार जी अलग, ठीक है, उड़ीसा में अलग, यूपी बिहार गुजरात कर्नाटका, दबा के लोग मतलब बिल्कुल ऐसे खोल दिया कि अब नहीं। फिर 1946 में जाके आपका आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन होता है जिसमें स्टेटमेंट मेड बाय द कैबिनेट मिशन एंड द वाइसरॉय लॉर्ड वेवल दैट कंटेन प्रपोजल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। और जो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे, पेंटिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सर स्टाफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी एलेक्जेंडर द फर्स्ट लॉर्ड एडमिरल्टी। इसमें क्या था कैबिनेट मिशन में? देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया स्टेट, वी शुड डील विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कि इंडिया को हम ये सब्जेक्ट दे देंगे, बाकी मतलब रहेंगे ब्रिटिश के इंटरनल पार्टी। ठीक है, डिफेंस कम्युनिकेशन सब दे देंगे। ठीक है। यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट अदर देन यूनियन सब्जेक्ट ऑल रेस्टरिक्टरी पावर शुड बी प्रोविंसेस, स्टेट रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स पावर अदर देन यूनियन। इस तरीके से जितनी भी चीजें थी। फिर इनको सेक्शन ए और सेक्शन बी एंड सी में डिवाइड कर देते हैं, बोल देते हैं कि सेक्शन ए जो होगा वो हिंदू मेजोरिटी होगा, सेक्शन बी होगा, सी होगा, वो मुस्लिम मेजोरिटी होगा। मेन मुद्दा ये था। ठीक है। और फुल फ्लैट जो डिमांड थी पाकिस्तान की जो उठाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और ऐसे ये इनका मेन कंक्लूजन था ये जो है। बट इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर दिया दोबारा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है गाइस, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कांग्रेस द्वारा। ठीक है। कांग्रेस इसे रिजेक्ट कर देती है, मुस्लिम लीग इसे रिजेक्ट कर देती है, तो भाई बंटाधार हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है एंड में कि भाई क्रिप्स मिशन फेल, सब फेल हो गया, अगस्त ऑफर फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, पता नहीं सब फेल हो गया। अब इंडिया में आती है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। जिसमें यह था कि इंडिया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बनेगा। एक होगा आपका क्या, पाकिस्तान, एक आगवा होगा आपको हिंदुस्तान। और प्रोविजन जो भी गवर्नमेंट होगा वो 1935 गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनेगी। ठीक है। इसको यूके प्राइम मिनिस्टर जो क्लेवेट एटली थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, वो एंड द रिप्रेजेंटेटिव इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी का कंसंट होगा।
ठीक है। और थर्ड जून प्लान, जिसको इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला गया था, जिसमें यही हुआ था कि भाई साहब अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग। ठीक है। ऑफ ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड एडवाइजर अबॉलिश एन अफेयर रिलेटेड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टू बी कंडक्ट इन फ्यूचर बाय द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है। मतलब अपना अपना होगा। ठीक है। और जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उन पे ये होगा कि भाई साहब तुम चाहो तो तुम पाकिस्तान में रह लो या हिंदुस्तान में रह लो या खुद का अपना नेशन बना लो। बस बट तुम्हें पता ही है उस टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो अपना इनका अपना ही तौर था। उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब मैं सबको एक करूंगा, सारी रियासतों को एक करा गया, बाद में इंडिया में जोड़ा गया। ठीक है। और टाइटल ऑफ किंग ऑफ लैंड टाइटल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। और सिविल सर्वेंट जितनी भी तो अपॉइंटमेंट वो सब ड्रॉप हो जाती हैं। फिर पास कर जाता है 1947 एक्ट, जिसमें यह था कि भारत को आजादी दे दी जाएगी 15 अगस्त 1947 के दिन। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इंडिया से एंड हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव देयर लीगल अथॉरिटी फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 and the act has confirmed power on the constitutional assembly to frame a constitution for India. I hope फिर हमारा देश बनता है इंडिया, प्यारा भारत। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच शुरू से एंड तक के देखने के लिए। मेरे साथ ही पूरी वीडियो देखी जिस किसी ने, उसके लिए थैंक यू। 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे लिए उससे आने वाले हैं। बाद में मैं तुम लोगों के लिए रिवीजन सेशन लेके आऊंगा पूरे पूरे, उसमें और मजा आएगा, उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारा कुछ छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है, सब कवर हो गया है। समझे? तो अच्छे से करो, पढ़ो, मजे करो, पढ़ाई करते रहो साथ के साथ। ठीक है। एग्जाम आने वाला है। और विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।